वो है लगा हुआ है। देखो भाई हमारे बच्चे भी चिंता करते हैं इन चीज़ों की, ठीक है, गुड है। चलो आई इफेक्टिव और आई वर्चुअल और आई आरएमएस। मैंने उस दिन लास्ट क्लास में इसकी कुछ फिजिकल सिग्निफिकेंस के बारे में बात की थी कि ये हीट के थ्रू मेजर होता है, और डीसी से कंपेयर अगर हम करते हैं तो वो इसकी हीट क्वांटिटी को कंपेयर करके ही करते हैं। डेफिन कुछ लिखवाया भी था, थ्योरी थोड़ी सी लिखवाई थी, ठीक है। अब आज इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन करेंगे। तो लेट्स से डी एच थोड़ी सी हीट ट्रांसफर हो रही है, आई स्क्वायर आर डी टी यूजिंग एसी, यूजिंग अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। अब बाय डेफिनेशन दिस heat must be equal to डायरेक्ट करंट, और उसको हम बोलते हैं इफेक्टिव, ठीक है। तो ये यूजिंग डीसी के लिए मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, आई स्क्वायर इफेक्टिव आर इंटू टी। ये तो डीसी का फॉर्मूला है डायरेक्ट करंट से। ये यूजिंग एसी, मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 अभी नहीं। अब अगर मैं यहां बोल दूं कि मैं इसको एक फुल साइकिल के लिए पढ़ना चाहता हूँ, फुल साइकिल के लिए, फॉर अ फुल साइकिल, तो मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, डी एच, और इस साइड इंटीग्रेट आई स्क्वायर आर डी टी। फॉर अ फुल साइकिल कर रहे हैं तो 0 से t टाइम पीरियड, और डी एच का ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, h, तो ये हो गया h इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू t आई स्क्वायर आर डी टी। ये हमने बाय डेफिनेशन बोला है। अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दूं और इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दूं, तो मैं कह सकता हूं कि बाय डेफिनेशन इक्वेशन नंबर 1 इक्वल्स टू 2, और मैं यही करूंगा। कैसे नींद में हो रही है सुबह सुबह? सब ठीक है? लग नहीं रहा मुझे, ठीक है, चलो कोई नहीं। आई इफेक्टिव स्क्वायर आर टी इज इक्वल्स टू इंटीग्रल आई स्क्वायर आर डी टी। टाइम नहीं दूंगा ज्यादा बाद में, तो साथ साथ थोड़ा सा लिखते चलो, इधर आगे चलता जाएगा। ये 0 टू टी, ये एक्सप्रेशन कैसे आया, इसमें कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। आर से आर कैंसिल, राइट साइड वाला तो एसी से आया है, लेफ्ट साइड वाला डीसी से आया है। मुझे आई इफेक्टिव निकालना है, तो आई इफेक्टिव क्या हो जाएगा, 1/t, ठीक है, देखते जाना, 1/t इंटीग्रल 0 टू t, वो स्क्वायर था, इधर गया रूट में, तो अंडर द रूट आई स्क्वायर dt, और ठीक है, ये तो चाहे तुम बाहर लिख लो चाहे इसको अंदर लिख लो, मैं अभी परेशान ना हो इसलिए ना अभी स्क्वायर को यही रहने देता हूँ, पहले इसको इंटीग्रेट कर लूँ, वरना ये और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है ना। आओ आओ, मोस्ट अवेटेड। कुछ नहीं किया बेटा, देखो यहां से शुरू हुआ, ये एसी के लिए इक्वेशन, फॉर फुल साइकिल ऐसा लिख सकते हैं,
ये डीसी के लिए इक्वेशन, और क्योंकि ये दोनों बराबर होते हैं तो इन दोनों को इक्वेट कर दिया। मैं आगे चल रहा हूं यहां से। गुड। तो अभी मैं इसको, अब मैं इतने पार्ट को खोल रहा हूं सेपरेटली, ठीक है, इतने पार्ट को खोल रहा हूं क्योंकि ये है इंटीग्रेशन। ध्यान देते चलेंगे, है ना, लिखते भी चलेंगे, ध्यान भी देते चलेंगे। 0 to t आई एसी है, तो इक्वेशन क्या हो गई, आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट साइन ओमेगा टी स्क्वायर है, यहां स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर हो गए, साथ में dt। ठीक है बेटा, बेटा छोटी छोटी गलतियां करोगे कब तक बचाऊंगा। साइन पर डिपेंडेंट है थीटा, तो उसका स्क्वायर, इसका नहीं, किसी को और ये कंफ्यूजन तो नहीं है, विदाउट हेजिटेशन पूछ लेना, ये सब मत करना, ठीक है। आई नॉट स्क्वायर बाहर आ गया, कांस्टेंट है, साइन स्क्वायर थीटा अंदर रहा, तो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2, ये फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में। रीजनिंग कहीं करके लिख लेना साइड में कि ये रीजन है, मैंने साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2, मैंने उस बिहाफ पे ये लिखा है। 2 भी बाहर निकाल लिया, अच्छा नहीं लग रहा अंदर, 2 भी बाहर निकाल लिया, दैट बिकम्स आई नॉट स्क्वायर बाय 2, दिख रहा है। अच्छा तो यहाँ पे कोई नहीं, इंटीग्रल 0 to t 1 माइनस कॉस 2, यहां पर dt भी है, dt 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा t dt। अब ये सिंपल फॉर्म में आ गया इंटीग्रेट होने के लिए। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन माइनस मत लगाओ, ओनली साइन थीटा, डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा, ठीक है। उसके बाद एक बात बताओ, cos 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, पहले कहीं रफ में लिख लेना इसको, cos 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin 2x बाय 2, वेरी गुड। अब यहां पे आओ, इसको डील करो, बाहर तो आई नॉट स्क्वायर बाय 2, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, देखो dt आ गया अंदर, लेट से एक स्टेप और ले लेते हैं बेटा, dt इंटीग्रल 0 to t माइनस इंटीग्रल cos 2 ओमेगा t dt 0 to t। अब इंटीग्रेट करो इसको, तो cos 2x का माइनस cos 2 थीटा का, नहीं माइनस नहीं लगाना ना, sin 2 ओमेगा t बाय 2 ओमेगा, इसको ऐसे किया, माइनस लिमिट यहां पे कितनी 0 to t dt का इंटीग्रेशन t लिमिट 0 to t, बाहर क्या चल रहा है, आई नॉट स्क्वायर बाय 2, तो ये हो गया t माइनस 0, t माइनस 0 मतलब t ओनली माइनस, यहां देखो क्या हो रहा है, साइन 2 ओमेगा कितना 2 पाई बाय टी इंटू ये क्या लिखा, कैपिटल टी, ठीक चल रहा है। ठीक है, डिवाइड बाय 2 ओमेगा माइनस 0, लिखते हुए समझते भी चलें, टी से टी कैंसल,
2 to the 4 पाई, साइन 4 पाई की वैल्यू कौन बताएगा? देखो क्या पूछ रहा है हमसे, मतलब इतनी गलत बात बच्चों से, साइन 4 पाई पूछ रहा है, बताओ ये कितनी गलत बात है ये है? मतलब सोचो, इनको बिल्कुल अकल नहीं है कि मेडिकल के बच्चे भी तो साथ में साइन 4 पाई पूछ रहे हो आप, इसलिए थोड़ा बहुत मालूम होना चाहिए है। याद करो साइन का ग्राफ, याद करो, अभी यहां से कंक्लूजन निकालो। देखो तो से 0 पर 0, ये 90, ये 90, 180 पर 0, मतलब पाई पर 0, 2 पाई पर 0, 3 पाई पर 0, मतलब n पाई पर 0, साइन n पाई 0, तो साइन 4 पाई 0। भैया एम्फेसाइज करके पूछ लो अगर कोई बात पूछनी है यहाँ पे, तो ये कैसे कैसे हो रहा है। ग्राफ पर पढ़ाया था ना पहले, साइन 4 पाई, जिसको और पढ़ना थोड़ा टूल्स वाली वीडियो जाके देख लो, इतना तो तुम करोगे नहीं, इतनी जहमत थोड़ी उठाओगे। तो ये 0 हो गया, बचा क्या? I0² इंटू टी, ये बचा हमारे पास खाली, खाली ये बचा। इस पूरे एरो का कंक्लूजन ये बचा, इस पूरे एरो का। तो क्यों ना आगे चले, I² इफेक्टिव इज इक्वल्स टू 1/t इंटू I0² इंटू टी से टी उड़ा दिया, तो I² इफेक्टिव इज इक्वल्स टू अंडर द रूट, अंडर द रूट, तो I0 बचा, इधर जाएगा तो डिवाइड बाय रूट, और IRMS और I वर्चुअल। सिमिलरली V इफेक्टिव इज इक्वल्स टू V0/√2 या VRMS। क्यों नाम इसका रूट मीन स्क्वायर दिया गया? एक बार स्टार्ट पे नजर डालो, स्टार्टिंग पे स्क्वायर इधर गया तो देखा जाए तो यहाँ पे पूरा रूट आ जाता, अगर ये स्क्वायर उधर जाता तो पहला वर्ड सेटिस्फाई रूट, 0 से t डिवाइड बाय ऑल्सो t, तो एवरेज मतलब मीन, स्क्वायर स्क्वायर, इसलिए इसको रूट मीन स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ दिखा देना, ये पूरा एक्सप्रेशन आ गया तुम्हारा। कितने करंट पढ़ चुके हो अब तक? अब तक कितने पढ़ चुके हो? आई, खाली आई को क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस करंट, जो कि होता है I0 sin⍵t, तो टाइम पे डिपेंडेंट है, टाइम पे डिपेंडेंट है बेटा। अगर मैं इसको I0 sin⍵t लिखूं, वहां पे I0 क्या है? पीक वैल्यू, 2 करंट हो गए, एवरेज 3 करंट हो गए, RMS 4 करंट हो गए, और इन चारों का आपस में रिलेशन बेटा एकदम सेम ऐसे, एकदम सेम ऐसे डिराइव होगा। यहां पर आकर शुरू करो उसको, यहां पर से आके शुरू करो। नहीं, उसको उसका प्रोसेस अलग है, नहीं वो फिर डिराइव करना पड़ेगा उसको, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट दे दिया, वो भी डिराइव करना पड़ेगा। वहां से वो आज सब आएगा, V²/R रेजिस्टेंस निकलेगा। ठीक है, नहीं ऐसा पूछता तो एक्सप्रेशन तो नहीं है, स्टिल मेरे से ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है।
याद रखने के लिए, वरना सेम मेरे को ऐसा प्रोसेस उसके लिए भी करना पड़ेगा। और ऐसा मैंने लास्ट क्लास में एवरेज कराया था, और मैंने उसको वी के लिए करने को बोला था, किया था क्या किसी ने? ट्राई किया था, है ना? तो जो जो यहाँ पर मैंने जैसे आई एवरेज के लिए कराया था, वैसा वी एवरेज के लिए भी ई इंड्यूस को ईएमएफ के लिए सेम चलेगा वैसा। मैंने फाइनल एक्सप्रेशन को बस यहाँ पे रिवर्स कर दिया था, ठीक है। और ऐसे यहाँ पे करंट का चला है तो ऐसे वोल्टेज का चलेगा, ठीक है। इन चारों का आपस में रिलेशन पता है? देखो ना, क्यों नहीं पता है? इफेक्टिव का इसके साथ पता है, यानी कि आरएमएस का इसके साथ है। एवरेज का क्या था भाई लास्ट क्लास में? देखो एवरेज का क्या रिलेशन लिखवाया था, क्या क्या दोबारा बोलो। आई ए भी है ये एवरेज, तो एवरेज का रिलेशन पीक करंट के साथ, आरएमएस का रिलेशन पीक करंट के साथ, इंस्टेंटेनियस का रिलेशन पीक करंट के साथ, वो तो हमेशा ही पता होता है। चारों का पता चल गया। ये एक्सप्रेशन काम के हैं जी, ठीक है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में कहीं पर ये ना मेंशन हो कि कौन सा करंट और कौन सा वोल्टेज, तो इसका मतलब वो आरएमएस की बात कर रहा है। तो एक्चुअल जो तुम्हें पता होती है 220 वोल्ट, लेट्स से, जो तुम्हें पता है वो इनमें से कौन सी है? वोल्टेज की बात हो रही है ना, तो आरएमएस वोल्टेज है। तो ये कौन सी है? वी आरएमएस। और अगर मैं यहाँ पे 220 रख दूं, तो इनटू अगर मैं √2 कर दूं, तो क्या आ जाएगी? वी नॉट, यानी पीक वोल्टेज। देख उधर रही है, समझ इधर रही है, कैसे चल रहा है अभी, ठीक है। वी नॉट कितना आ जाएगा? रफली 311। तो ये पीक वोल्टेज होती है, और ये जो आपको पता होती है वो आरएमएस वोल्टेज होती है, ठीक है। यहां तक आपने कुछ बहुत सीखा नहीं है, ऑब्वियसली ये प्लस माइनस में रहेगी, क्योंकि पीक है तो ऊपर भी पीक है और नीचे भी पीक है, ठीक है भाई। जैसे मैंने एवरेज का बोला कि उसको डिराइव करो, वैसे आरएमएस का भी डिराइव करके लाओ वोल्टेज के लिए। सारी मैं ही करवाता रहूंगा, स्पून फीडिंग करोगे क्या? ठीक है। एवरेज वाली की थी? नहीं की? किसी ने नहीं की? कोई सीरियस ले ही नहीं रहा है, पता नहीं चैप्टर को। एक क्वेश्चन लिखो, सीरियसनेस तब आएगी जब अभी एकदम से स्कूल में एग्जाम होने शुरू हो जाएंगे, और फिर मार्क्स 2 दिन पहले सीरियस होते हो एकदम से, ओहो क्या पढ़ डाले एकदम से एक रात में जग के। जो भी तुमको खाना पसंद है बहुत ज्यादा, अगर कुछ है, उसका 10 टाइम्स या 100 टाइम्स सोचो, तुम्हें एक रात में खाने को दिया जाए, क्या हालत होगी तुम्हारी। तो तुम वैसा ही करोगे कुछ अपने साथ पेपर के टाइम पे, थोड़ा थोड़ा खाते चलो। क्वेश्चन, I is equals to 5 sin 300t माइनस पाई बाय 4। ये क्वेश्चन की इक्वेशन है एसी की। आपको बताना है ए पार्ट, पीक एंड आरएमएस वैल्यूज, बी फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, सी पार्ट एवरेज करंट। स्टार्ट हो जाओ, 2 मिनट का टाइम।
कंपेयर करना है। ऐसे क्वेश्चन आपने एसएचएम वेव में देखे होंगे। अच्छा, ऐसे स्टार्टिंग होगी उसकी। आर से आर कैंसिल होगा, वी नॉट साइन ओमेगा टी, देन सेम प्रोसेस। उसके बाद सेम है एकदम, इसके बाद एकदम सेम है। पीक वैल्यू गिवन है बेटे, y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t अगर लिखा हुआ है तो वहां पे पीक वैल्यू क्या है, a। एम्पलीट्यूड तो मतलब 5, पीक वैल्यू इज 5। हाँ सारे आंसर है मेरे पास, पहले एक एक करके बताता हूं मैं, है। तो पीक वैल्यू का आंसर कितना है भैया, 5 एम्पेयर है। उसके बाद आरएमएस वैल्यू का आंसर क्या है भाई, कितना आ रहा है, और किसका आ रहा है ये, आई आर एम एस इज इक्वल्स टू आई नॉट बाय रूट टू, व्हाट इज आई नॉट, 5 एम्पेयर। भाई ये तो यहीं से उठा रहा हूँ बेटा, देख रहे हो ना, 5/√2, 1/√2 होता है 0.707, अगर नहीं मालूम हो किसी को तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, दिख रहा है 3 से शुरू होगा आंसर, 3.535। सारा हटा दो पहले मैं किसकी, √2 की वैल्यू 1.414 होती है बेटा, 1/√2 की वैल्यू थोड़ी होती है वो, यहाँ पे 1/√2 है। क्या समझे मेरी बात, नहीं समझे, 1.414, मुझे भी कंफ्यूज कर रही है। ठीक सही है। उसके बाद बताओ फ्रीक्वेंसी बताओ, कितनी आ रही है, फ्रिक ठीक, आज अलाउड है तेरे को। ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय टी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, कौन सी फ्रीक्वेंसी पूछी है, ऐसा तो कुछ दिया नहीं है भाई, 1/t पूछा हुआ है, ए साइन ओमेगा, तो ओमेगा कितना है 300, तो मतलब 2 पाई बाय टी कितना है 300, तो 1/t कितना हो गया 300/2 पाई, बिकॉज अपना एकदम दिमाग छोड़ देना है पढ़ने से पहले, है ना। साइन 2 पाई 0 होता है, यहां साइन लगा है क्या, ये 2 पाई 0 होता है, 2 पाई तो 360 डिग्री होता ही होता है भाई। ये कितना आगे कैलकुलेट करो, 47.75 हर्ट्ज। पहले निकालो जरा एक बार, एवरेज भी निकालो, 3.18 एम्पेयर। आई एवरेज का फॉर्मूला क्या, 2/πi0। आंसर कितना आ रहा है बेटा, कुछ गलत नहीं है, डेसिमल
ऊपर नीचे हुए हैं। अब एक चीज लिखो, तुम्हारा डाउट लिख लिया है मैंने, ठीक है, स्टिल वो डाउट है तुम्हारा, खुद को समझा लिया कुछ है, वो पता चल गया कि कितनी बेवकूफी भरी बात थी वो, बट कोई बात नहीं, करनी चाहिए ऐसी बातें। जिसने जो खुद को नहीं समझा पाए वो पूछ लेना भैया, डिस्कस कर लेना। अब मुझे बताओ, अब बताओ नहीं, अब लिखो। अब ये है चैप्टर का पार्ट 1 फिनिश, 3 पार्ट में है चैप्टर, पार्ट 1 फिनिश हो गया है, ठीक है ना। अब सेकंड पार्ट है जिसका नाम है फेजर्स, तो आप लिखेंगे फेजर्स। फेजर्स सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि है क्या, ठीक है। फेजर्स का मतलब कुछ और नहीं है। एक बात बताओ कि आपने, मैं पहले जस्ट समझा रहा हूं कि है क्या चीज। आपने देखा कि एक करंट बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, लगातार वोल्टेज भी ऐसा चेंज हो रही है, वैसे समझ आ रहा है सब। और फिर हमने इसको इस एरो से देख लिया था कि यहां पर एक बॉल है, लेट्स से आप उसको यहां से देख रहे हो, मैंने क्या बताया था कि यहां से देख रहे हो, यहां से इसको देख रहे हैं, और अगर ये एक वॉल है, ये एक वॉल है, तो होगा क्या कि ये जैसे घूमता जाएगा तो इसकी प्रोजेक्शन इस पे कैसी आती जाएगी, ऐसी आती जाएगी। और अगर मैं उन सारे पॉइंट के साथ टाइम के कोऑर्डिनेट को आगे बढ़ाता जाऊं तो ये ग्राफ बनेगा। ये बात समझ आ रही है, बात मैंने की थी पहली क्लास में। अब इतनी सारी चीजें लगातार चेंज हो रही है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, इन सारे कॉम्बिनेशंस को एक वेक्टर डायग्राम के अंडर में ले लेते हैं, ये सारी चीजों को, ठीक है। मैं सिखाऊंगा, एक एक चीज, परेशान मत हो। उस रिप्रेजेंटेशन को फेजर्स बोलते हैं। तो कोई तुमसे पूछेगा नहीं कि फेजर है क्या, ये मैं तुम्हें बता रहा हूं कि क्या है, कोई तुमसे पूछेगा नहीं, वो सीधा बोलेंगे फेजर डायग्राम बनाओ इस सिचुएशन के लिए। लेकिन तुम्हें पता तो चले कि है क्या चीज वो, कि हर एक यहां पर अगर ये यहां से यहां होता तो एक्स एक्सिस इसका एंगल कुछ और होगा, यहां से यहां होगा तो एक्स एक्सिस इसका एंगल कुछ और होगा, वो सब कुछ मुझे यहां दिखना चाहिए। तो इट्स अ बेसिकली डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंटायर फिजिकल सिचुएशन। बात समझ आ रही है, ठीक, बात समझ आ रही तो ठीक है। अब सुनो, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक। फेजर्स फॉर AC circuits, phasors for AC circuits। सबसे पहला सर्किट देखो, मैं कैसे कैसे किस ऑर्डर में चलूंगा, ऑर्डर लिख रहा हूं मैं। सबसे पहला सर्किट लूंगा मैं, AC सोर्स के साथ प्योर रेजिस्टर को लगाऊंगा, तो मैं उसको बोलूंगा प्योर रेजिस्टिव सर्किट, ठीक है। फिर AC सोर्स के साथ मैं सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर को लगाऊंगा, मैं उसको बोलूंगा प्योर कैपेसिटिव सर्किट। फिर मैं AC सोर्स के साथ प्योर इंडक्टर को लगाऊंगा, सिर्फ इंडक्टर रहेगा उस सर्किट में और कुछ नहीं रहेगा,
उसको मैं बोलूंगा प्योर इंडक्टिव सर्किट, या एल इंडक्टर का सिंबल होता है। फिर मैं एक ही सर्किट में कैपेसिटर और रेजिस्टर दोनों को लगा दूंगा, तो उसको मैं बोलूंगा सीआर सर्किट फॉर एसी। ठीक है, प्योर नहीं लिखा क्योंकि अब दो आ गए, कंबाइन हो गए, तो प्योर नहीं लिखा। फिर मैं इंडक्टर और रेजिस्टर को लगा दूंगा, तो वो क्या बनेगा, एलआर सर्किट। क्या बोलेंगे उसको, एलआर सर्किट। अब तुम सोच रहे होगे कि सर जब ये कर रहे हो तो आप एलसी को भी लगा ही दोगे। नहीं, एलसी को नहीं लगाते। ठीक है, रीजन दूंगा यहां पर जब आएंगे कि क्यों नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, अभी डिस्कस करने का मतलब है कहीं और घुस जाना। फिर मैं एल सी और आर को कंबाइन कर दूंगा। बोर्ड बोलता है कि ये आएगा पेपर में, वो बोलते हैं कि ये सब आउट ऑफ सिलेबस है। उन्होंने लिखा है बुक में सब आउट ऑफ सिलेबस है, बोलते हैं हम ये देंगे, लेकिन बिना इसके इसको नहीं समझा जा सकता। इट्स लाइक सिंपल कि वो आपको बोल रहे हैं कि अल्फाबेट्स नहीं पढ़ने, बट हम पैराग्राफ देंगे। इट्स सिंपल लाइक दिस। ठीक है, तो ये समझ लोगे तो ये बहुत आसान रहेगा। और स्कूल में क्या होगा ना, वो ये सब कुछ भी नहीं कराएंगे, वो सीधा यही कराएंगे तुम्हें। ठीक है, तो परेशान नहीं होना जो भी है। अब हम क्या शुरू कर रहे हैं, प्योर रेजिस्टिव सर्किट। ठीक है, कोई क्वेश्चन की हम क्या करने जा रहे हैं। सबसे पहला प्योर रेजिस्टिव या रेजिस्टेंस सर्किट। ठीक है, अब मैं इसको हटा दे रहा हूं, हो गया है। ठीक है, मैं इसको हटा दे रहा हूं। प्योर रेजिस्टिव सर्किट, सबसे पहले तो एक सर्किट डायग्राम बनाते हैं। देखो, लिखो मत, कोई बात नहीं, आराम से देखो इसको बेटा, देखना जरूरी है। समझ आ जाएगा तो बाद में लिखने के लिए तो अवेलेबल है ही। ये है एसी सोर्स और ये लगा रेजिस्टर। ठीक है, एसी सोर्स है तो गिवन वोल्टेज या गिवन करंट जितना इसके अंदर सप्लाई हो रहा है, दोनों में से कोई एक मैं लेके चल रहा हूं। तो मैं मान के चल रहा हूं यहां पे करंट कितना जा रहा होगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, इतना करंट जा रहा होगा। ठीक, और एक बात बताओ कि ये क्योंकि ये एसी है तो ये कभी प्लस माइनस और कभी माइनस प्लस हो रहा होगा, लगातार अपने स्विचेस चेंज कर रहा होगा। मैंने कैमरे से इसकी जब फोटो ली उस टाइम पे प्लस और माइनस था, तो अब मैं जो बना रहा हूं वो एक इंस्टेंट के लिए बना रहा हूं। ठीक है ना, एट एनी इंस्टेंट, एट, यहां पे लिख देता हूं ना, इक्वेशन तो यही है, एट एनी इंस्टेंट। तो ये पता चले कि हमने ऐसा क्यों लिया, क्योंकि हमने अभी अभी इसकी एक स्नैप ली है यहां पे, और उस टाइम पर ये ऐसा था। ठीक है, देखो फिजिक्स में कैसी चीजों की स्नैप्स लेते हैं। चलो, अब एक बात बताओ मुझे, करंट लेट से यहां पर ए से बी है, ये टर्मिनल है, और ऑब्वियसली करंट ऐसे जा रहा है। किरचॉफ याद है पूरा का पूरा, यहां से बनाते हुए लिखते हैं, V माइनस आई आर इज इक्वल्स टू 0 बिकॉज लूप है। तो V माइनस आई आर इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से V इज इक्वल्स टू I टाइम्स R। I कितना दिया हुआ, आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू आर। ठीक है, V क्या हो गया, तो V हमारा डिपेंडेंट, देखो यहां पे देखो, ये
इनटू ये क्या हो गया, ये सीधा सीधा ये और ये क्या कैसे दिख रहे हैं, एक एम्पलीट्यूड की तरह दिख रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे आई नॉट आर लिख दूं और साथ में साइन ओमेगा टी लिख दूं तो ये वोल्टेज की इक्वेशन बन गई है। मैंने करंट से अभी अभी वोल्टेज की इक्वेशन बना दी है। समझते चलो बेटा, मुझे बताना अगर रिपीट भी करना हो तो उससे, ठीक है, इट्स ओके, बिकॉज देर आर सम थिंग्स विच इज हार्ड टू डाइजेस्ट, ठीक है। लेकिन बस इतना एक्सेप्ट करके चलो कि ये बहुत मैथमेटिकली बायस्ड चैप्टर है, बिकॉज इतनी सारी वेरिएशंस को थ्योरी से समझ पाना बहुत मुश्किल है, इसलिए हेल्प लेनी पड़ रही है हमें, ठीक है। अब साफ है कि याद उसको कंपेयर करो बेटा, आपको तो आता है ए साइन ओमेगा टी, तो ये क्या है, ये एम्पलीट्यूड है, किसका एम्पलीट्यूड है, ये वोल्टेज का एम्पलीट्यूड है। लेकिन मैं अभी इसको ऐसे नहीं लिख रहा, मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूं, v इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, साइड में लिख दे रहा हूं कि वेयर वी नॉट इज इक्वल्स टू आई नॉट आर, ठीक है। इसको स्टार देते हुए चलेंगे और इसके नीचे इसके इसी को बोलते हैं क्या, एम्पलीट्यूड रिलेशन। क्या बोलेंगे इसे, एम्पलीट्यूड रिलेशन। मुझे एक बात बताओ देख के कि आई की इक्वेशन थी आई नॉट साइन ओमेगा टी, मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दे रहा हूं। v की थी v नॉट साइन ओमेगा टी, इक्वेशन नंबर 2 दे दे रहा हूं। क्या कुछ भी प्लस या माइनस लग रहा है इन दोनों में? क्या आपको याद है, प्रॉब्लम आएगी जिसने नहीं देखी है सबसे पहली क्लास, मैंने फेज डिफरेंस के बारे में बताया था, ध्यान दो यहाँ पे, फेज डिफरेंस। क्या इसके ऐड में उसके साथ में कुछ ऐड हो रहा है? नहीं। मुझे अगर दो चीजों को कंपेयर करना है तो मुझे उनको सेम यूनिट में लाना पड़ेगा। मुझे दो बंदों की हाइट देखनी है तो मुझे उसको उनको सेम ग्राउंड पे खड़ा करना पड़ेगा, तो मैं इनको सेम टर्म्स में ला रहा हूं, साइन में। क्या साथ में ओमेगा टी ही लगा हुआ है? तो कोई भी आगे नहीं चल रहा है, दोनों बराबर ही हैं। इसको बोलते हैं सेम फेज, सेम फेज, यानी V एंड I आर इन सेम फेज। सेम फेज का मतलब क्या, देर इज नो फेज डिफरेंस, देर इज नो फेज डिफरेंस। हाँ हाँ बेटा, अभी तो देख, अभी जब मैं प्योर कैपेसिटिव या वो कर लूंगा तब इससे कंपेयर करियो पीछे आके, वहां पे फेज डिफरेंस आएंगे। एक बात कहीं पे ऐसे साइड में लिख लेना, ये यहाँ पर मेन कंटेंट के लिए नहीं है। जैसे मैंने तुम्हें फेजर्स बताया, तो लेट्स से ये कोई वेक्टर है, ठीक है, ये वेक्टर, और इस वेक्टर का एरो सपोज इतना ही है खाली। तो अगर मैं इसको, अब याद करो कि अगर मैं इसको तोड़ता था तो इधर कॉस और इधर साइन आते थे, बचपन वाली बात। तो यानी कि अगर मैं इसको यहां देखूं तो अगर ये आई की इक्वेशन है, आई की, तो यहां पे क्या दिखेगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये वाली लाइन पीक वैल्यू को बताती है, यानी कि ये आई नॉट को बता रही है। ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूं मैं कि यहां अगर ये वेक्टर आई नॉट है विच इज पीक वैल्यू, ये हमेशा पीक को बताएगा, तो इसका कोरस्पॉन्डिंग प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पे आई नॉट साइन ओमेगा टी दे रहा होगा, इसका कोरस्पॉन्डिंग प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे आई नॉट कॉस ओमेगा टी दे रहा होगा। आपको ये देखना है हमेशा कि क्वेश्चन में साइन चल रहा है या कॉस चल रहा है। अगर साइन चल रहा है तो हमेशा वाई प्रोजेक्शन यूज करो, एक्स चल रहा है तो कॉस प्रोजेक्शन यूज करो। किसी को इसमें कंफ्यूजन हुई है, कुछ भी मत सोचो, मैं इसका एक और इजी वर्जन दूंगा, लेकिन स्कूल उसको कई बार एक्सेप्ट नहीं करता है। बट मैंने एग्जाम आइडिया में कल परसों उसको बना हुआ देख लिया,
तो मतलब एक्सेप्ट, बोर्ड तो एक्सेप्ट कर रहा है, तो तुम्हें दोनों आने चाहिए, ठीक है ना, लेकिन ये बात समझ आनी चाहिए। अब सुनो, इधर आओ मेरी बात। क्या मैंने सर्किट डायग्राम बना दिया? क्या मैंने सर्किट डायग्राम बना दिया? बना हुआ है, ये रहा सर्किट डायग्राम। क्या मैंने उसके बाद एम्पलीट्यूड रिलेशन निकाल दिए? ये देखो निकल गया, एम्पलीट्यूड रिलेशन निकल गया। क्या मैंने एम्पलीट्यूड रिलेशन के बाद वेव डायग्राम बना दिया है? नहीं, अभी नहीं बना है, वेव डायग्राम नहीं बना। तो वेव डायग्राम बनाते हैं। वेव डायग्राम, वेव डायग्राम मतलब वेव डायग्राम, इट्स सिंपल लाइक दिस। लेकिन किसका एम्पलीट्यूड हाई चल रहा है इस टाइम पे? वी नोट का, आई नोट से आर टाइम्स बढ़ा है। किसी बच्चे ने बात की थी कि सर आप अगर इन दो को कंपेयर कर रहे हो तो दे मस्ट बी इन द सेम यूनिट्स, जबकि तो ये सेम यूनिट होती भी नहीं है। बात देखो उसकी सही है, ठीक है ना। मैंने कहा कि आप इसको कंपेयर करो बट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ आर के लिए, क्योंकि उसकी बात सही थी। अगर आर 1 से कम हुआ तो मेरी बात गलत हो जाएगी, तो वी नॉट बड़ा नहीं रह जाएगा, उल्टा छोटा हो जाएगा। तो मैं पॉजिटिव वैल्यू ऑफ आर के लिए कंपेयर कर रहा हूं। जिसको ये बात लास्ट 10 सेकंड वाली नहीं समझ आई है वो उसको डिलीट कर दे दिमाग से, कोई कंफ्यूज करने वाली चीज नहीं, ठीक है ना। आओ यहां देखो, लेट्स से ये आई की इक्वेशन है और v का मैंने एम्पलीट्यूड थोड़ा ज्यादा बताया है, तो यानी यहां तो v की इक्वेशन कैसी बनेगी बेटा? ये, और सेम फेस का मतलब है कटिंग पॉइंट सेम होने चाहिए। ध्यान रखो, सेम फेस का मतलब है पीक और इंटरसेक्शन ये एकदम सेम पॉइंट पे आएगा, तो पीक इसका भी सेम ही टाइम पर आएगा और कटिंग भी सेम टाइम पर होगी, मिनिमम भी सेम टाइम पर आएगा। ये भैया थोड़ा मैनुअल एरर है तो आराम से बनाना, ठीक है। ना भी बने तो चाहे घर जाके बना लेना, अभी चाहे पेंसिल से बना लो, ये ऐसा जाएगा। ये किसका है? v का, ये i का, ये टाइम बता रहा है इधर, ये पीक वैल्यूज हैं। बात समझ आ रही है? वेव डायग्राम बना दिया, सर्किट डायग्राम, एम्पलीट्यूड रिलेशन, वेव डायग्राम, तीनों बना दिए। ये मेरी चेकलिस्ट रहेगी यहां पे जो मैं बना रहा हूं उन सबके लिए जो मैंने यहां लिखवाए थे। तो दिमाग में रखो कि मैं यहां पे जो भी नई हेडिंग डालूंगा, अभी पहली चल रही है, आगे जितनी भी नई हेडिंग डालूंगा उन सबके लिए मैं चेकलिस्ट बना रहा हूं कि मुझे उन सबके लिए इस काम को पूरा करना है। सर्किट डायग्राम हो गया, एम्पलीट्यूड रिलेशन हो गया, वेव डायग्राम हो गया, नाउ फेजर डायग्राम, ठीक है। तो अब मैं क्या लिख रहा हूं? फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम। फिर से पॉज करेंगे बेटा, सब कुछ लोग पेन डाउन करो, समझो मैं क्या बनाने जा रहा हूं। फोर्थ टिक, चेकलिस्ट, फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम कैसा? देखो उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग बात करेंगे। दोनों सेम फेस में है, दोनों सेम फेस में है, इसका मतलब दोनों के एंगल में कुछ भी प्लस माइनस नहीं है, तो लाइन एक ही बनेगी, लाइन एक ही बनेगी। अगर दोनों में एंगल का डिफरेंस होता तो वो एंगल यहां दिखता, दो लाइन बनती, अलग अलग एंगल होते। अभी दोनों का एंगल सेम है तो दोनों लाइन सेम पर है। ये जो ओमेगा टी दिख रहा है आपको, वो ये यही ओमेगा टी है, उतना एंगल उठा हुआ। कौन है ऊपर की तरफ ज्यादा एम्पलीट्यूड, कौन कैरी कर रहा है? वी नॉट, आई नॉट। मुझे तो साइन देखना है ना, तो आई नॉट साइन ओमेगा टी, वी नॉट साइन ओमेगा टी, बन गया फेजर डायग्राम। इतनी सी बात है। इसका इजी वर्जन, अच्छा इजी वर्जन स्कूल में मत यूज करना, मैं फिर से हिदायत दे रहा हूं, लेकिन तुम्हें याद रखने के लिए बहुत काम आएगा ये। ओमेगा टी को जीरो कर दो, कुछ मत करो, ओमेगा टी को जीरो कर दो, तो सिंपल एक लाइन आएगी बस इधर,
ये बन गया फेजर डायग्राम। मैंने नहीं बनाया एक्स और वाई, ये बन गया फेजर यहां, वी नॉट आई नॉट। ऑब्वियसली अगर आप यहाँ एक्स और वाई बनाना चाहो तो आपको ये दिख रहा है। ये मेरा सिंप्लीफाइड वर्जन है, सिंप्लीफाइड वर्जन है। इसको मैं कॉम्प्लेक्स नहीं बोल सकता बिकॉज ये भी काम की चीज है। तो ये स्कूल के लिए इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फॉर स्कूल। इससे आप बहुत सारे कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन बहुत फास्ट सॉल्व होते हैं इससे, तो मालूम रहना चाहिए। तो फेजर डायग्राम टिक हो गया, चेकलिस्ट तैयार हो रही है भाई, चेकलिस्ट तैयार रहनी चाहिए। एम्पलीट्यूड रिलेशन बेटा यहां पर है, नेक्स्ट विच इज लास्ट, रिएक्टेंस डायग्राम। रिएक्टेंस डायग्राम, रिएक्टेंस कुछ और नहीं है। इन अल्टरनेटिंग करंट सर इस चैप्टर में रिएक्टेंस का मतलब सिंप्लीफाइड कहीं लिख लेना, रिएक्टेंस का सिंपल मतलब रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस का सिंपल मतलब रेजिस्टेंस, मतलब कैसे रिएक्ट कर रहा है सर्किट के लिए वो एलिमेंट। तो भैया रेजिस्टेंस को कोई फर्क नहीं पड़ता कि फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है कम हो रही है, ठीक है। तो रिएक्टेंस जो डायग्राम बनेगा इसके लिए वो सिंपल ओमेगा ये आर, सीधा कोई रिलेशन नहीं। वो कह रहा है ओमेगा चाहे बढ़े चाहे कम हो मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, मैं हमेशा फिक्स रहूंगा। मतलब कि सर्किट में ये जो आर है इसका रेजिस्टेंस हमेशा फिक्स रहेगा, वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करेगा, चाहे फ्रीक्वेंसी फास्ट हो जाए चाहे स्लो हो जाए। यहां पे चीज बहुत क्वाइट ऑब्वियस लग रही है, अगले सर्किट्स में ये असर दिखाना शुरू करेगा, इसलिए मैं बता रहा हूं, ठीक है। इसके नीचे एक लाइन लिख लेना बच्चों, फिजिकल सिग्निफिकेंस पता होना चाहिए आपको। अ रेजिस्टर सिंपली opposes the flow of charge directly it full stop it doesn't store energy comma it dissipates it entirely as heat regardless the frequency। इसके लिए थी ये लाइन। एक सेकंड, डन। अब जाके खत्म हुआ है प्योर रेजिस्टिव सर्किट, ये चेकलिस्ट है। तो ऐसे मैंने जितनी बनवाई थी ना सबके लिए चेकलिस्ट बनानी है, मैं तुम समझ लो काम कितना बड़ा है। वो चैप्टर का सेकंड हाफ कंप्लीट होगा तब, थर्ड कुछ है ही नहीं, बहुत छोटा सा पार्ट है, ठीक है। सर्किट डायग्राम, एम्पलीट्यूड रिलेशन, वेव डायग्राम, फेजर डायग्राम, वो भी दो फेजर, स्कूल में ये बनाना है। देन रिएक्टेंस डायग्राम, ठीक है, डन, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट लिखेंगे प्योर कैपेसिटिव सर्किट, प्योर कैपेसिटिव सर्किट।
सब कुछ बनाना पड़ेगा दोबारा, क्योंकि सब अलग है इसमें। और फिर वो बोलते हैं एंड में कि हम तो खाली एलसीआर दे देंगे, बात बन जाएगी। लेट्स से मैं इस बार V को ले रहा हूं कि मुझे इंस्टेंटेनियस वोल्टेज गिवन है, ये कैपेसिटर है, ठीक है। तो सर्किट डायग्राम तो सबसे पहले ही हमारा बन गया, प्लस क्यू माइनस क्यू। अब अपने दिमाग में सोचो, क्योंकि मेरे को यहाँ पे जल्दी जल्दी करा के इसको ये नहीं दिखाना है कि मेरे को आता है, ये तुम्हें करना आना चाहिए। तो ऐसे सोचना, ये यहां से शुरू हुआ ना, मुझे करंट के साथ कंपेयर करना है इसको। मेरे पास करंट की इक्वेशन नहीं है, लानी पड़ेगी, तभी तो कंपेयर करेंगे और तभी फेज डायग्राम बनेगा। ये थॉट प्रोसेस है। लाएंगे कैसे? तो स्टेप वही, किरचॉफ शुरू करते हैं। किरचॉफ यहां से शुरू कर रहे हैं। वोल्टेज इन कैपेसिटिव सर्किट माइनस क्यू बाय सी। माइनस क्यू बाय सी क्यों हुआ भाई? बताए, कोई आंसर दो इसको। ये तो बेस में लिखा है, वोल्टेज है, सी हटा दो, कोई दिक्कत नहीं। क्यू बाय सी क्यों लिखा है? अगर रेजिस्टेंस था तब हमने क्या लिखा था? आई आर। अगर इंडक्टर होगा तो क्या आ जाएगा? एल डी आई बाय डी टी। और अगर कैपेसिटर होगा तो क्या? क्यू बाय सी। इन तीनों की यूनिट वोल्टेज है। क्या इन तीनों की यूनिट वोल्टेज है? इसलिए बोलता हूं पीछे जितना पड़ा है सब यूज होगा यहां पे। क्या इन तीनों की इंडिविजुअल यूनिट वोल्टेज है? हाँ बेटा, वही, ठीक है। मैंने आंसर देने में टाइम इसलिए लिया क्योंकि मैं थोड़ा, अब ये कनेक्ट के साथ आंसर है तेरे पास, यानी अगला जब मैं इंडक्टर लगाऊंगा तो मैं इसको यूज करूंगा, ठीक है। बारिश शुरू हो गई क्या? मौसम अच्छा है, चलो बढ़िया। लाइट नहीं गई, लाइट चली जाती है ऐसे, चलो। ऐसा लगता है अभी गांव में रह रहे हैं, गुड़गांव। ठीक है बेटा, इज इक्वल टू 0। V इज इक्वल्स टू Q बाय C। तो Q इज इक्वल्स टू सी वी। ये वोल्टेज किसकी है? कैपेसिटिव सर्किट की। हाँ, तो मैं डायरेक्ट भी लगा सकता था, बिल्कुल बात सही है, लेकिन मुझे इस बात को रीजनिंग के साथ लाना है कि मैं इसको यार क्यों लेके आ रहा हूं, तो इसलिए मैं किरचॉफ से लेके आया। मैं डायरेक्ट लिख सकता था, बिल्कुल सही बात है, किरचॉफ से है ना। अब करंट कैसे आएगा? चार्ज या करंट कैसे आएगा? डिफरेंशिएट कर दो, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दो, आ गया। लेकिन इसको पहले लिखे तो क्या हो गया? C इंटू वी सी कितना? वी नॉट साइन ओमेगा टी डी क्यू बाय डी टी, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड बेटा, इज इक्वल्स टू, यानी ये तो हो गया करंट, इज इक्वल्स टू C इंटू वी नॉट साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का ओमेगा, ओमेगा टी का ओमेगा, ये ना, इज इक्वल्स टू, अब पूरा का पूरा लिख रहा हूं, आई जो कि लेफ्ट हैंड साइड है, और यहां पे क्या लिखा हुआ है? वी नॉट
इंटू ओमेगा सी इंटू कॉस ओमेगा टी। ये क्या है? ये टोटल का टोटल क्या बनना चाहिए? आई नॉट बनना चाहिए है बेटा। अभी अभी कंपेयर नहीं किया, अभी कंपेयर नहीं किया। मैं पहले एम्पलीट्यूड रिलेशन की तरफ जा रहा हूं, कंपेयर करूंगा उसके बाद। ओम्स लॉ क्या है? आई नॉट इज इक्वल्स टू वी नॉट, वी इज इक्वल्स टू आई आर होता है ना, तो यहां पे अपॉन आर आएगा ना। सुनना, अरे बच्चों ध्यान सुनो, कंफ्यूज हो जाओगे। ये तो ओमेगा सी है, मैं तो ओम्स लॉ ऐसा लिखता हूं। क्या रेजिस्टेंस की जगह लिखा हुआ है 1/ओमेगा सी? कौन कौन देख पा रहा है इसको? देख पा रहा है? ठीक है। इस रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस नहीं बोलते, एक्सी नाम से दिखाते हैं। ठीक है, और ये एक्स जाई है, ये थोड़ा अजीब एक्स है। ठीक है, इसका नाम क्या है? ये है क्या? नहीं, सिंबल का नाम नहीं, ये है क्या? रेजिस्टेंस। बट ये रेजिस्टेंस कौन दे रहा है? कैपेसिटर। ये रेजिस्टेंस कौन प्रोवाइड कर रहा है सर्किट को? कैपेसिटर। सो द रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय कैपेसिटर इन एसी सर्किट is denoted by this symbol and the name of this symbol is capacitive reactance. अब तुम अपने आप डेफिनेशन बना सकते हो। क्या मैं ठीक सही बोल रहा हूं? शायद मैं सही बोल रहा हूं। तो बेसिकली यहां पे लिखा हुआ है वी नॉट बाय एक्सी। तो आई नॉट इज इक्वल्स टू वी नॉट बाय एक्सी इज द एम्पलीट्यूड रिलेशन हेयर। क्योंकि दोनों का एम्पलीट्यूड आ गया ना भाई। अब आते हैं आपकी बात पहचान में, जो आप कह रहे थे कि अगर मुझे कंपेयर करना है इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से, तो हमने कहा था दोनों सेम ग्राउंड पे होने चाहिए। तो इसको साइन में लाऊं या तो उसको कॉस में कन्वर्ट करूं। इसको साइन में लाना है तो साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा। कैन आई राइट दिस इक्वेशन एज आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन 90 प्लस या ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। मैंने क्या किया है? मैंने इस इक्वेशन को इसमें मैं ऐसे लिख सकता हूं बाय मैथ्स, मैं ऐसे लिख सकता हूं। मैं क्यों लाया हूं साइन में? क्योंकि मुझे उसको कंपेयर करना है उससे, और जब मैं कंपेयर कर रहा हूं तो मैं ये देख रहा हूं कि इसमें 90 ऐड हो रहा है उसके कंपेयर में, मतलब ये आगे चल रहा है, ये आगे चल रहा है। इसका मतलब, इसका फिजिकल मीनिंग समझ रहे हो तुम लोग? ये बुक्स में बात मेंशन तो नहीं है, लेकिन इसका फिजिकल मतलब समझो कि जब कैपेसिटर की प्लेट के अराउंड वोल्टेज क्रिएट हो उससे पहले ही करंट को फ्लो होना पड़ेगा। और होता भी तो ऐसा ही है, पहले करंट फ्लो होता है ना, तब कैपेसिटर की प्लेट को चार्ज मिलना शुरू होता है ना। ये तो बाद का प्रोसेस है कैपेसिटर की प्लेट की चार्जिंग। तो थ्योरी या मैथमेटिकल रीजन से सेटिस्फाई हो रही है कि करंट आगे चलेगा तब जाके वोल्टेज मिलनी शुरू होगी कैपेसिटर को। यहां पे चार्ज तब जाके स्टोर होने शुरू होंगे। ये जो मैं अभी बताया इसको मैं लिखवा दूंगा, थोड़ा इससे पीछे जाओ। यहां तक का क्लियर है? यहां तक क्लियर है? ये मैं बीच में करता रहता हूं इस तरह की बात, कंफ्यूज मत हुआ करो। कौन लीड कर रहा है? आई लीड्स वी बाय पाई बाय 2। इसको बॉक्स में करके डबल स्टार कर लेना इस लाइन को। आई लीड्स वी बाय पाई बाय 2।
क्या क्या हो गया? करंट डायग्राम हो गया, एम्पलीट्यूड रिलेशन हो गया, वेव डायग्राम। ये ये हमने कंपेयर करने के लिए बनाया था, ठीक है ना, कंपेयर करने के लिए लाए थे इस फॉर्म में, वरना तो ये इसके ओरिजिनल फॉर्म कॉस में चल रही है ना, कॉस। तो जो वेव डायग्राम बनाएंगे, स्मॉल टी हमारे पास कहाँ है बच्चे? स्मॉल टी तो वेरिएबल है, ठीक है ना, वो तो आपको देना पड़ेगा ना कि आप किस पर्टिकुलर टाइम पर चाह रहे हो। ये तो हमने जनरलाइज इक्वेशन निकाली है ना कि एवरी टाइम के लिए वैलिड है ये। आपको किसी पर्टिकुलर टाइम पे चाहिए, वो क्वेश्चन में पूछेगा एट दैट मच सेकेंड या t/2, t/3 पर क्या हो रहा है, वो यहां रखते जाना, आंसर आते जाएंगे। एसएल में भरे पड़े हैं क्वेश्चन इसके, ठीक है, लगाओ मत लगाओ, मतलब करो भाई ऑब्वियसली। मैं इस चीज पर स्ट्रिक्ट नहीं हो सकता यार तुम लोग को लेके कि तुम होमवर्क करो, कॉपी चेक कराओ, स्कूल वालों पे छोड़ रखा है काम। वो लोग ये यही सारी चीजें करते रहते हैं ना कि कॉपी चेक करना और या प्रेजेंटेशन अच्छा, ये सब उससे कुछ मिल रहा है तुम्हें? तुम्हें उससे कुछ सीखने को मिल रहा है? तुम बस वहां कॉपी कर रहे हो सामान को। और यहां मैं बोल रहा हूं कि समझो, कॉपी भी बाद में करो, समझने के लिए यहां पे बैठे हो बस। अगर यहां से भी कुछ नहीं ले पाए और वहां से तो कुछ वैसे भी नहीं मिल रहा, फिर कहीं से कुछ ही नहीं मिल पाएगा, ठीक है ना। कॉपी करना भले रह जाए यहाँ पे, क्योंकि वो अवेलेबल है आगे, समझना नहीं रहना चाहिए। आपको हर एक लेक्चर को जिद करके पीछे पढ़ना पड़ेगा कि मेरे को ये समझना है, पीछे जितने भी गए हैं। और तुम्हें पता चल रहा है चीजें कितनी डेंस हो रही है, ये तो सेकंड सर्किट है अभी खाली, हर सर्किट में चीजें अलग है। और वो पूछेगा क्या, वो कुछ और ही पूछ लेता है, कुछ कुछ भी। अभी तक मैं ऐसे कह रहा हूं कि नहीं रटो, ऐसा है। मैंने मेरे ख्याल से जब से स्टार्ट किया है ना मैंने मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला ऐसा नहीं बोला है कि ये रट लो, ये कहीं से आ जाता है। कोई एक फॉर्मूला है जो मैंने सीधा बोला हो ये ऐसे ही होता है, इसको रट लो? मैं तुम्हें ये तक बता रहा हूं कि यहां पे करंट लीड क्यों कर रहा है, क्योंकि हमने चैप्टर 2 में पढ़ लिया था कि कैपेसिटर तब चार्ज होता है जब करंट फ्लो होना शुरू होता है, बस उसकी तो वो रीजनिंग तुम्हारे दिमाग में जा रही है। वो बोल रहे हैं पेपर एनालिटिकल होगा, एनालिटिकल का मतलब ही ढंग से नहीं समझ आ रहा है क्या है ना, कि मैथमेटिकली बायास्ड पेपर विथ थियोरेटिकल रीजनिंग कंसोलिडेशन, ये है एनालिटिकल का मतलब। तो बच नहीं सकते हो आप इससे। बनाओ इसका सर्किट डायग्राम बनाओ, ओ सॉरी वेव डायग्राम बनाओ इसका। आई किस पे चल रहा है, साइन पे? नहीं, आई कॉस पे चल रहा था ना। नहीं मैं यहाँ से बना रहा हूँ, यहाँ से, यहाँ से नहीं बना लो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। फेजर डायग्राम वो तो कंपेयर तो है ही है, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ से बनाने पे तुम्हें फायदा क्या होगा कि तुम्हें लीड और लैग फिगर में दिखने लग जाएगा अपने आप। देखो यहाँ से बनाने पे क्या फायदा होगा, आई को अगर मैं इससे बनाता हूँ कॉस से, तो कैसे चलेगा, यहाँ से चलेगा। और वी को बनाता हूँ तो यहाँ से स्टार्ट होगा, पहले ही दिख रहा है कि करंट लीड में चल रहा है।
जब आप 0 पे थे करंट पहली मैक्सिमम पर है। ठीक है, एम्पलीट्यूड किसके ज्यादा, एम्पलीट्यूड रिलेशन इससे वैसे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, वी नॉट इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि मैंने बताया था कि एक्सी की वैल्यू उस पर डिपेंड करता है। ठीक है ना, लेकिन तब भी अगर मैं यहां बनाऊं तो वी नॉट इज इक्वल्स टू आई नॉट टाइम्स एक्सी, तो वी नॉट का एम्पलीट्यूड ज्यादा है, ये तो आई का है, तो वी नॉट का साइन यानी यहां से। ठीक है, फेस की बात कर रहे हैं, एम्पलीट्यूड की बात कर रहे हैं, पूछो, कोई बात नहीं। अगर आप इसमें इससे बनाना चाह रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने यहाँ पे कॉस से क्यों स्टार्ट किया, ताकि वो लीड दिख सके आपको, ये 90 की लीड दिख सके आपको। अगर मैं साइन का ही कर्व स्टार्ट कर देता यहां से, दोनों को यहां से शुरू करता, तो मैं लीड दिखाना मेरे लिए मुश्किल हो जाता। तो मैं क्या करता, उस देखो ध्यान से सुनो, अगर मैं साइन को पकड़ता तो ये देखो, सुनना बच्चों, ये है तो साइन का ही कर्व लेकिन थोड़ा पीछे है। अगर मैं इसको उठा करके, यानी ये से पहले चल रहा है, इसको उठा के थोड़ा आगे कर दूं, मैंने इसको पीछे खींच रखा है। अगर मैं, आप सोचो कि इसके अकॉर्डिंग अगर आप बना रहे हो, तो भी तो रीजनिंग यही है कि आई पहले स्टार्ट हो रहा है। आई पहले स्टार्ट हो रहा है मतलब 90 से पहले स्टार्ट हो गया, आई 0 से पहले 90 पे स्टार्ट हो गया आई। अब आपको लग रहा है कि मैंने कोई कंपैरिजन किया है, चाहे मैं, आप सोचो कि आप इससे बना रहे हो, चाहे आप सोचो आप इससे बना रहे हो, दोनों का आंसर तो यही है। अगर आप कॉस के लिए सोच रहे हो तो यहां से स्टार्ट करोगे, और अगर आप यहां से सोच रहे हो तो मैं कह रहा हूं 90 पहले स्टार्ट हो गया ये, तो 90 पहले का मतलब हो गया यानी यहां से इतना पहले स्टार्ट हो गया ये। यार मुझे जरा बताओ खुल के, तुम्हें ये बात समझ आ रही है सन तो मैंने बोला है? ठीक है, नहीं पीक, पीक नहीं बेटा, फेस का मतलब यही है कि करंट में पीक पहले आएगा, वोल्टेज में पीक बाद में आएगा, दिख भी रहा है। ये तो मैंने रफ बनाया बेटा, रफली बनाया है। ये एग्जैक्टली किसके सामने क्या आएगा यहाँ पे मैंने नहीं बनाया वो। ठीक है, तो तुम अब से जो भी वेव डायग्राम बनाओगे ना, उसको पेंसिल से बनाना, क्योंकि कब किसका मैक्सिमम कब किसका मिनिमम तुम्हें पता थोड़ी है डेटा। ये तो मैंने यार रफली स्टार्टिंग पॉइंट पे दिखाया, उसके बाद तो मैंने बस सिंपल चल गया हूं मैं आगे। कहां से बनाओगे, इसको बुक से बनाना, कॉपी कर देना बस वहां से, मीनिंग तुम्हें पता है। सॉरी, नहीं वो ये समझाने के लिए था बच्चे, ये समझाने के लिए कि अगर कोई ये क्वेश्चन पुट कर दे कि सर करंट का जो मैं डायग्राम बना रही हूं, वो मैं साइन का क्यों नहीं बना रही, कॉस का क्यों बना रही, तो वो मैं समझाना चाह रहा हूं, साइन का बनाओगे तो आपको लीड दिखानी पड़ेगी। अदरवाइज अगर आप कॉस का बना रहे हो तो वो 0 से ही स्टार्ट हो जाएगा, सिंपल ऐसे स्टार्ट हो जाएगा, वो बनाने में आसान रहेगा। ठीक है, बहुत मैं कोशिश कर रहा हूं ये तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए चीजें, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, अभी जाना, अभी तो पड़ गया, एसी शुरू हो गया है, तुम देखना कैसे खींचेंगे इसको स्कूल में, देखना एसी कैसे खींचते हैं। तेरा हो गया था तो यहाँ से एसी काश नहीं हो। इसका फेजर बनवाओ यार, इसका फेजर बनवाओ। क्या क्या हो गया, वेव डायग्राम हो गया, अब फेजर की बारी है।
ये वेक्टर किसका, वी नॉट का, वी साइन ओमेगा टी, वी नॉट, ये क्या है वी नॉट, ये पूरा क्या लिखा है वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये वाली लाइन तो इंस्टेंटेनियस बताती है ना, ये पीक बताती है, लेकिन इसका एम्पलीट्यूड भले ही बड़ा है, किसका वी नॉट का एम्पलीट्यूड भले ही बड़ा है, पर लीड कौन कर रहा है, आई नॉट, कितना 90, यानी यहां से 90, ये ओमेगा टी है ना, यहां से 90, पर एम्पलीट्यूड छोटा थोड़ा सा। लीड का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज एंगल बेटा। बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पे साइन वेव बना रहा हूँ, ठीक है, बना सकते हो, कोई परेशानी नहीं। अब वो तो एक मेरे को बात बताओ, ये तो इस पर डिपेंड करेगा कि जब मैं फोटो ले रहा था, जब मैं इसकी फोटो ले रहा था स्नैप इंस्टेंटेनियस, उस टाइम पे ये कॉस होता तो सब कुछ चेंज हो जाता उस तरीके से। मैंने यहां साइन लिया है इसलिए उसके अकॉर्डिंग चीजें चेंज हुई हैं। इसका कहना सिर्फ सिंपल ये है कि सर ये हम इस पे बना रहे हैं, इसको कंपेयर करके भी बना सकते हैं क्या, आप देखोगे सेम आएगा इससे भी, देखो जरा। अच्छा यहाँ पे कितना है 90, और ये कौन है आई नॉट, तो आई नॉट कितना है लीड कर रहा है ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 पर है आई नॉट, वी नॉट कितने पर है खाली ओमेगा टी पर है। सिंप्लीफाइड फेजर कैसे बनेगा बेटा इसका, करंट तो इधर रहेगा, करंट एक्स एक्सिस को चिपक गया है समझ लो, जो मैं सिंप्लीफाइड बनाता हूं करंट हमेशा मैं एक्स पे ही बनाऊंगा। वी नॉट इससे 90 है, ऊपर या नीचे, नीचे, क्योंकि ये लीड कर रहा है तो वो लैग कर रहा है, तो लैग कर रहा है तो वो नीचे की तरफ रहेगा। अच्छा यहां से दिख भी रहा है कि आई नॉट से पहले है वी नॉट, आई नॉट से पहले है वी नॉट, ये सिंप्लीफाइड फिगर है, ये दोनों ही फेजर डायग्राम है, ये सिंप्लीफाइड फेजर डायग्राम है। मैंने बस यहां से इसको कैसे कंपेयर किया, ओमेगा टी 0 कर दिया बेटा, ओमेगा टी खा गया मैं, यही बनेगा। हमें सिर्फ बेटा यहाँ पे लीड और लैग दिखाना है किसी भी तरीके से कि कौन आगे है कौन पीछे, दिख रहा है यहाँ पे वो। अब तो बनाने को बना सकते हो, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है, मैं समझ गया आप कह रहे हो आई नोट उस पे वी नोट इस पे, ऐसे सोच के मैं समझ गया थोड़ा सा टिल्ट करके, ठीक है, ये समझ आ रहा है। एक चीज हमने देखी थी एक्स सी इज इक्वल्स टू 1/ω c, देखा था हमने है? क्या बता रहा था ये अलग से, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, लिख लिया था कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या बताता है, द रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय कैपेसिटर इन एसी सर्किट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अगर सुनना मैं कंपेयर कर रहा हूं, अगर ओमेगा बहुत कम हो जाए, बहुत कम, ओमेगा क्या है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, किसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, वो कॉइल जो घूम रही थी वो कॉइल की स्पीड कम हो जाए, याद आ रहा है, अगर ओमेगा कम हो जाए तो ये पूरा बहुत कम हो जाएगा, और ये पूरा अगर बहुत कम हो जाए तो ये बहुत बढ़ जाएगा। तो एट लो फ्रीक्वेंसी, एट वेरी लो फ्रीक्वेंसी एक्सी शूट करता है, डीसी सर्किट में ओमेगा होता है क्या,
तो ओमेगा 0 होता है डीसी सर्किट में, यही कहना चाह रहे हो आप लोग? मैं आपसे पूछ रहा हूं बस, हो सकता है आप गलत हो। ओमेगा में कुछ घूमता है वहां पे डीसी में? नहीं, कुछ नहीं घूमता, स्ट्रेट रहता है। तो फ्रीक्वेंसी नाम की चीज है कोई? तो ओमेगा 0, तो एक्सी कितना? मैक्सिमम शूट कर गया। इसीलिए याद करो, मैंने बात बोली है कि डीसी सर्किट में कैपेसिटर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का काम करता है, सर्किट तोड़ देता है। मेरी बात इमेजिन करो, ये उसका प्रूफ है। जो मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी में बात की थी, ये उसका प्रूफ है कि अगर मैं यहां पर एक कैपेसिटर लगा दूं और यहां बैटरी कनेक्ट कर दूं, ये सर्किट चलेगा ही नहीं। थोड़ा सा क्यों? क्योंकि डीसी है। डीसी में ओमेगा कितना हो गया? 0। ओमेगा 0 तो ये पूरा 0। एनीथिंग अपॉन 0 इनफाइनाइट। भूल गई थी? कोई बात नहीं। एक्सी शुड बी इनफाइनाइट। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस को तो वो झेल ही नहीं सकता। सर्किट ब्रेक हो गया, ओपन हो गया। यहां से एसी से डीसी का आंसर कर रहा हूं मैं। इतना डाइजेस्ट हुआ पहले बताओ मेरे को। रीजनिंग पता चली इस बात की? ये एक रीजनिंग पता चली। दूसरी रीजनिंग देखो, अगर ओमेगा को मैं बहुत बढ़ा दूं, यानी बहुत फास्ट घूमने लग जाए, वो कॉइल बहुत फास्ट घूमने लग जाए, तो ये वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी, तो ये वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। मुझे तो यही चाहिए एसी सर्किट में, इसलिए ओमेगा हायर रखे जाते हैं। ठीक है, तो ओमेगा हाई होगा तो एक्सी बहुत लेस होगा। कैपेसिटर चार्ज और डिस्चार्ज बहुत स्पीड में करेगा, रैपिडली करेगा। अब किसी का दिमाग में आ रहा है डिस्चार्ज क्यों करेगा सर? सर्किट के स्विच हो रहे हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस हो रहा है, तो अभी चार्ज हो रहा है, फिर डिस्चार्ज हो रहा है, फिर चार्ज हो रहा है, फिर डिस्चार्ज हो रहा है। लिखो अब इस बात को। पहले तो एक्सी और इसका तो पहले तो डायग्राम ना, रिएक्टेंस डायग्राम हमने बनाया नहीं ना। एक्सी ओमेगा ऐसा बनाओ, ठीक है। अब फिर इसके बाद नीचे लिखना फिजिकल सिग्निफिकेंस। फिजिकल सिग्निफिकेंस, वेव डायग्राम एक बार घर जाके दोबारा बनाना, चाहे उस पर स्टिकी नोट्स लगाना पड़े, ठीक है। क्योंकि बस इनिशियल तौर पे ठीक है, फाइनली हमने बस जिगजैग घुमा दिया, मैंने मैनुअल एरर है वो। तो किस एटलीस्ट एक पूरी टाइम के लिए तो सही से बनाना, ठीक है। एसएल में दिया हुआ है। नहीं नहीं, मतलब उतना भी करेक्ट नहीं है ये, बट ये तो तेरा वाला ठीक लग रहा है मुझे, तूने एक्यूरेटली बनाया कि जब उसका मैक्सिमम इसका मिनिमम, ठीक है, नहीं सही बनाया, ठीक है। लिखो बेटा, जैसे मैंने यहाँ पे रैंडम बनाया ना, इसलिए मैं बात कर रहा हूं। अनलाइक फिक्स्ड रेजिस्टेंस, 3 से 4 लाइन का स्पेस है। अनलाइक फिक्स्ड रेजिस्टेंस कैपिटल आर, कैपेसिटर्स ऑपोजिशन, शानी तो सिंपल वाला नहीं बना रही क्या फेजर डायग्राम? कोई दिक्कत नहीं। अ कैपेसिटर ऑपोजिशन टू एसी डिपेंड्स ऑन द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, डिपेंड्स ऑन द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। देखो पीछे केस में ऐसा कुछ आया था क्या? रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा था क्या ओमेगा के साथ? कोई भी रिलेशन था रेजिस्टेंस का ओमेगा के साथ? पिछले केस में एकदम पैरेलल लाइन थी, ठीक है, नहीं था। क्या लिखा मैंने लास्ट? ओमेगा। द ग्राफ शोज इनवर्स हाइपरबोला, 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 अब देखो, अगर तुम जिसको ऐसे समझ आ रहा है लिखना, वो ऐसे लिख ले, और जिसको इसके साथ थ्योरी लिखनी है, मैं थ्योरी रिसाइट कर रहा हूं। तो पहला इफेक्ट,
at low frequency, at low frequency, ब्रैकेट में डीसी, डीसी ओमेगा टेंस टू जीरो, ओमेगा टेंस टू एरो, एरो लगा के जीरो, ब्रैकेट क्लोज, xc becomes infinitely large, xc becomes infinitely large, full stop. The capacitor acts as an open circuit, the capacitor acts as an open circuit and blocks the current completely, and blocks the current completely. Make sense? इस बात का कॉम्प्लेक्स सर्किट डायग्राम में बहुत यूज किया जाता है, सीरीज वगैरह में दिखेंगे तेरे को ये चीजें, कहीं से एकदम करंट जीरो हो रहा होगा बट वहां कैपेसिटर लगा होगा, बताएंगे नहीं कि यहाँ जीरो क्यों हो रहा है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड इफेक्ट, एट हाई फ्रीक्वेंसी, at high frequency omega tends to infinite, comma xc drops to zero, full stop. The capacitor charge and discharge so rapidly that it barely opposes the current at all, comma acting like a short circuit, comma acting like a short circuit. तो जो बात समझ आई, स्टॉप।